हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गायनेकोलॉजी के अंदर मेंस्ट्रुएशन के बारे में। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन-कौन से फेजेस है, यूट्राइन फेज के बारे में बात करेंगे और ओवेरियन फेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो बोला गया मेंस्ट्रुएशन इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक physiological uterine bleeding due to the shedding of endometrium following the invisible interplay of hormones mainly through the hypothalamus pituitary ovarian axis, जिसको हम लोग HPO एक्सिस भी कहते हैं। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन क्या याद रखना है इन शॉर्ट कि मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। इट इज़ अ पीरियोडिक साइकिल जो कि फिजियोलॉजिकल साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है यूटराइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है from the vagina due to the shedding of the endometrium along with the unfertilized ovum। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो बोला गया कि जो मीन ड्यूरेशन होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो होता है अबाउट 28 डेज का। ड्यूरेशन जो मेंसेस का होता है वो 3 to 5 डेज एंड मैक्सिमम 8 डेज तक देखने को मिल सकता है। नॉर्मल जो एस्टिमेटेड ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होता है अबाउट 20 to 80 ml एंड ऑन एन एवरेज अबाउट 30 ml होता है। वहीं पे मीन एज ऑफ मेनार्च या फिर मेनोपॉज की बात करें तो मेनार्च जो होता है वो हमें देखने को मिलता है एट द एज ऑफ 11 to 15 ईयर्स, मैक्सिमली 12 ईयर्स ज़्यादातर देखने को मिलता है, या फिर मीन 13 ईयर्स देखने को मिलता है। वहीं पे मेनोपॉज की बात करें तो इट अकर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ द 45 to 50 ईयर्स। वहीं पे फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन रेगुलेटेड होता है बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड द एवरेज। दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द HPO एक्सिस कि HPO एक्सिस क्या होता है, कैसे HPO एक्सिस का हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है इन द मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी तक क्या क्या देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है कि इट इज द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम देखने को मिलता है इन द फीमेल्स। एंड नॉर्मल जो इसका पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है 28 डेज का होता है। ड्यूरेशन जो होता है 3 to 5 डेज का, 8 डेज मैक्सिमली देखने को मिल सकता है। उसके एस्टिमेटेड ब्लड लॉस, एवरेज मेनार्स का पीरियड कब है, मेनोपॉज कब होता है ये। और हमेशा याद रखने का कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कौन रेगुलेट करता है, तो HPO एक्सिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेजेस देखने को मिलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल एक साथ रेगुलेट होते हैं, दैट इज द ओवेरियन साइकिल एंड द यूटेराइन साइकिल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओवेरियन साइकिल की, उसके बाद बात करेंगे यूटेराइन साइकिल की। तो बोला गया है कि जो ओवेरियन साइकिल है इट टेक्स 28 डेज टू साइकिल थ्रू। ठीक है, और इसके अंदर कितने फेजेस देखने को मिलते हैं, 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ओवेरियन साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का। और ओवेरियन साइकिल के अंदर 3 फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज है फॉलिकुलर फेज। सबसे पहला कौन सा फेज है, फॉलिकुलर फेज। दूसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज और तीसरा होता है ल्यूटियल फेज। तो हर एक फेज के बारे में इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फॉलिकुलर फेज में बेसिकली अगर यूटेराइन फेज में भी देखने को मिलता है तो वहां पे मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। मतलब कि फॉलिकुलर फेज में जो हमारा ओवरीज होता है उसमें क्या होता है, फॉलिकुल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओव्यूलेटरी फेज में जो कि हमारा सेकेंड फेज है उसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल है उसमें से जो सेकेंडरी ओसाइड है वो क्या होता है, रिलीज होता है। और हमारा जो ल्यूटियल फेज है उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियल बना है वो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। तो जब इंडिविजुअली हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि इसमें जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स है, जैसे कि FSH हो गया, LH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इनका सर्ज कब देखने को मिलता है। जैसे कि ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन कौन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो LH होता है उसका सर्ज हमें 14th डे पे, दैट इज 1 डे बिफोर, दैट इज सेकेंड 12th और 13th डे पे हमें LH सर्ज ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका हमें ल्यूटियल फेज में ज्यादा सर्ज देखने को मिलता है। वहीं पे जो हमारा FSH होता है उसका फॉलिकुलर फेज में सर्ज ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरह से हमें क्या है, कौन से फेज में कौन से हार्मोन का सर्जिंग ज्यादा देखने को मिलता है, कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉलिकुलर फेज की। तो बोला गया फॉलिकुलर फेज बिगिंस व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल्स आर लो। फॉलिकल फेज कब स्टार्ट होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है। इस कंडीशन में जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो सीक्रेट करता है FSH एंड LH। अब ये क्यों सीक्रेट करता है इसके बारे में हम लोग HPO एक्सिस के समय पढ़ेंगे। ठीक है,
तो क्या बोला है कि जब एस्ट्रोजन कम होता है तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज द एफएसएच एंड एलएच। जो एफएसएच होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उसको ग्रो करके बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। एफएसएच क्या करता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल को ग्रो करता है इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है ये क्या स्टार्ट कर देता है टू रिलीज द एस्ट्रोजन। दिस कॉजेज द यूट्राइन लाइनिंग टू थिकन। ठीक है, एस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो सेड ऑफ होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो उसके बाद एंडोमेट्रियम में जो यूट्राइन की लाइन है, यूट्राइन लाइनिंग मतलब कि जो एंडोमेट्रियम है उसको थिकन करने का काम किसके थ्रू होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो करवाता है। दिस फेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन गया वो तुरंत क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करना चालू कर देता है। वहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात कर ले तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें पता है, जो कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देख लिया है कि कैसे यहाँ पे oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल पहले से प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल पहले डेवलप्ड होते हैं इनटू द ग्रोविंग फॉलिकल्स। जो ग्रोविंग फॉलिकल्स है वो फर्दर और डेवलप होता है और उसके अंदर क्या होता है, कैविटी फॉर्मेशन होता है। कैविटी फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक्यूमुलस जो सेल होता है हम लोग ने देखा था वो फॉर्म होता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होता है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है आगे जाके अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच क्या करता है, ओवुलेशन करवाता है। जैसे ही ओवुलेशन होता है तो ये सेकेंडरी जो साइट है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाता है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी फॉलिकल, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यही क्या करता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को और ज्यादा थिकन करता है। वहीं पे सेकंड हमारा जो फेस आता है वो है ओवुलेटरी फेस, जिसको ओवुलेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में एफएस और एलएस तो अभी भी रिलीज हो रहे हैं फॉर द अनदर 3 डेज, लेकिन जो फॉलिकल है वो रप्चर होके रिलीज करता है ओवा इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड यूजुअली अकर्स ऑन द 14th डे ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ओवुलेशन आपको बस इतना याद रखना कि ओवुलेशन क्या होता है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल है वो सिक्रेट करता है सेकेंडरी ओसाइट इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। दिस इज नोन एज द ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाता है, फिर उससे बनता है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके और डेवलप होता है, देन लास्ट में बनता है इसमें ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल एलएच के इन्फ्लुएंस में सिक्रेट करता है, ओवुलेशन होता है, जिसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और अगर कॉर्पस ये जो हमारा क्या है सेकेंडरी ओसाइट है अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम कुछ समय तक जब तक प्रेगनेंसी है वैसे ही रहता है। लेकिन जैसे ही अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर बना देता है कॉर्पस एल्बिकन, जो कि एक वाइट बॉडी मानी जाती है। एंड थर्ड फेज आता है हमारा ओवरियन फेज में, दैट इज द ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है कि नाउ एम्प्टी फॉलिकल चेंजेस टू ए येलो कलर बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो एम्प्टी सेल है ये आगे जाके क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि येलो कलर का होता है। और ये क्या सिक्रेट करते रहता है, अगेन एस्ट्रोजन, जैसा कि मैंने बोला। बट नाउ बिगिंस टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। अभी तक ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रेट कर रहा था, सिर्फ एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो अलॉन्ग विद द एस्ट्रोजन ये क्या रिलीज करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है। और प्रोजेस्टेरॉन फर्दर डेवलप्स द यूट्राइन लाइन। पहले तो एस्ट्रोजन ही सिर्फ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकन कर रहा था और प्रोजेस्टेरॉन भी क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकन करने में मदद कर रहा है। अगर मान के चलो इस कंडीशन में जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यू करता है टू रिलीज द हार्मोन टू प्रिजर्व द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को वैसे ही मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छे से नहीं रहेगी तो अगर इम्प्लांटेशन सही से नहीं होगा तो जिसके कंडीशन में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, एम्ब्रियो को प्रिजर्व करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम लगातार क्या करते रहता है, हार्मोन्स रिलीज करते रहता है। और ये जो कंडीशन है ये कितने दिन के लिए रहती है, वो 14 डेज के लिए रहती है। अब नेक्स्ट चीज क्या आता है, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया ओवेरियन साइकिल के बारे में कि ओवेरियन साइकिल में 3 फेजेस आते हैं। ये फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल डेवलप होता है, फिर उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज या फिर ओवुलेशन फेज जिसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, एलएच सर्ज होता है और ओवुलेशन होता है जो कि 14th डे पे होता है। और फिर उसके अगले 14 दिन तक क्या होता है, ल्यूटियल फेज कंटिन्यूड रहता है।
उसके साथ-साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है यूटेराइन साइकिल, तो यूटेराइन साइकिल में भी सेम ओवेरियन साइकिल की तरह 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड द सेक्रेटरी फेज। तो चेंजेस इन एंडोमेट्रियम देखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलो सबसे पहला हमारा कौन-सा फेज है? मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, जिसकी वजह से डे 1 से डे 3 या डे 5 तक क्या होता है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती है? शेड ऑफ होने की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग कम होती जाती है, एंडोमेट्रियम का थिकनेस कम होते जाता है। उसके बाद सेकेंड फेज आता है, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगेन रीजनरेट होना स्टार्ट होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। एंड लास्ट में आता है उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद, दैट इज द सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? यहाँ पे अगेन सिक्रेशंस देखने को मिलता है ड्यू टू द वेरियस ग्लैंड्स। अब मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या बोला कि इफ नो एम्ब्रियो द कार्पस ल्यूटम बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट। मैंने जैसे बोला कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एम्ब्रियो और एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटम क्या हो जाएगा? डिजेनरेट होकर क्या बना देगा? कॉर्पस अल्बिगन, जो कि एक व्हाइट बॉडी है। वहीं पे अब कॉर्पस ल्यूटियम बचा ही नहीं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूटेराइन लाइनिंग होगी डिटैच होने लगेंगे, मतलब शेड ऑफ करने लगेंगे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। टिश्यू, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग आर ऑल डिस्चार्ज। ठीक है, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड रहता है उसमें क्या क्या चीजें रहेगा? तो यूट्राइन टिश्यू रहता है, ब्लड रहता है, जो कि यूट्राइन जो लाइनिंग रहती है वो टूटने के साथ साथ वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रहती है वो भी टूटती है, जिसके कारण वहाँ से ब्लड भी निकलता है। और अनफर्टिलाइज्ड ये तीनों मिलके क्या होते हैं? वजाना के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं। एंड इट कैन टेक्स फ्रॉम 3 to 7 days। मोस्टली ये 3 से 5 से 7 दिन का, मैक्सिमम 8 दिन का ये देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद सेकेंड फेज आता है, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में द एंडोमेट्रियम बिगिंस टू रीजनरेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? अनफर्टिलाइज्ड एक निकल गया, जो हमारा एस्ट्रोजन है वो क्या करने लगेगा? एंडोमेट्रियम को अगेन से रीजनरेट करने लगता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है तो प्रोलिफरेटिव फेज में जो हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग है अगेन से थिकन होने लगती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ब्लड वेसल्स टू डेवलप। एस्ट्रोजन ही क्या करता है? जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटी थी तो जिसकी वजह से यहाँ के ब्लड वेसल भी टूट गए थे, तो उसको भी वापस से डेवलप करने में कौन मदद करता है? एस्ट्रोजन। एंड द ब्लड वेसल इन टर्न ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजन टू द यूट्राइन लाइनिंग एंड इट बिगिंस टू ग्रो एंड बिकम थिकर। ठीक है, ब्लड वेसल पहुंचेंगे तभी न्यूट्रिशन पहुंचेगा, सेल्स डेवलप करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है? वहाँ की लाइनिंग और ज्यादा थिकर होने लगती है। जो प्रोलिफरेटिव फेज है एंड विद द ओवुलेशन ऑन द 14th डे। देखो 14 डे पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा, तो उसी के साथ जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिक्रेटरी फेज। क्या बोला गया है कि आफ्टर द ओवुलेशन, 14 डे पे ओवुलेशन हो गया, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सिक्रेट करने लगेगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लगेगा। जो यूटेराइन लाइनिंग है बिकम रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। अब क्या हुआ? ओवुलेशन हो गया 14th डे पे। अब ओवुलेशन हो गया है तो जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो ऐसे में जो जाइगोट बनेगा या फिर जो एम्ब्रियो बनेगा उसका इम्प्लांटेशन अच्छे से होना चाहिए। तो उसके इम्प्लांटेशन अच्छे होने के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए एंडोमेट्रियम किसके इफेक्ट में? अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। पहले बस एस्ट्रोजन उसको थिकन कर रहा था, अब प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करने लगेगा? जो हमारा यूट्राइन लाइनिंग है उसको और ज्यादा प्रिपेयर करेगा, और ज्यादा थिकन करेगा, प्रिपेयर करेगा फॉर द प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट चीज क्या बोला गया? एस्ट्रोजन लेवल रिमेंस हाई। एस्ट्रोजन का लेवल भी अभी हाई है। इफ द प्रेगनेंसी डजंट अगर कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेजुअली डिजेनरेट। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, जिसके वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगेन कम हो जाएगा। ऑन द 27th डे एंड 28th डे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स एंड द यूटेराइन लाइनिंग बिकम्स इस्चेमिक। यूटेराइन लाइनिंग कैसे हो जाती है? इस्चेमिक हो जाती है। इस्चेमिक मतलब कि यहाँ पे ब्लड जो है वो जाना कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मायोमेट्रियम होता है उसमें जो ये होती है ब्लड वेसल्स होती है उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। मायोमेट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और वो हमारे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वहां तक ब्लड पहुंचा नहीं पाते, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम कैसी होती है? इस्चेमिक, मतलब वहां पे ब्लड उतना अच्छे से नहीं पहुंचता। और वैसे भी वो शेड ऑफ कर रही थी, अगर ये इस्चेमिक कंडीशन नहीं आती तो ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मैकेनिज्म हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो ये 3 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं विद इन द यूटेराइन फेज, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड द सिक्रेटरी फेज।
अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग ने बात की थी दैट इज़ द एचपीओ एक्सिस के बारे में देख लेते हैं। तो एचपीओ एक्सिस में क्या बोला गया कि एचपीओ एक्सिस का पहले फुल फॉर्म क्या है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, मतलब कि जो हमारा पूरा जो मैकेनिज्म है किसका, ओवरीज में सिक्रेशन का ओवुलेटरी फेज या फिर यूटेराइन फेज, वो किसके अंडर किसके इफेक्ट में होता है, एचपीओ एक्सिस के थ्रू देखने को मिलता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो क्या रिलीज करता है, जीएनआरएच हार्मोन, मतलब कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि कहाँ पे जाके एक्ट करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पे। अब जो एंटेरियर पिट्यूटरी है वो क्या सिक्रेट करते हैं, गोनाडोट्रॉप्स, क्या सिक्रेट करते हैं, गोनाडोट्रॉप्स, जिसमें हमें एफएसएच और एलएच देखने को मिलता है, एफएसएच एंड एलएच। ये जो एफएसएच एंड एलएच है ये कहाँ पे जाके एक्ट करेंगे, ओवरीज पे। और ओवरीज में जो एलएच रिसेप्टर है, एफएसएच रिसेप्टर्स है, वो क्या करेंगे वहाँ पे उसके फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि जो एफएसएच है वो क्या करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल के ग्रोथ करवाएगा, और एलएच क्या करेगा, 14th डे पे ओव्यूलेशन कराएगा। मान के चलो क्या करना है, सेम यहाँ पे टेस्टिस में भी सेम चीज देखने को मिलती है। एफएसएच क्या करता है, जो हमारे स्पर्मेटिड्स हैं उनको डेवलप करवाता है, और एलएच क्या करता है, वहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस कर रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मान के चलो यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स बढ़ गए, तो ये जो सेक्स हार्मोन्स है जैसे कि एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनका लेवल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये ऊपर जाके निगेटिव फीडबैक देंगे किसको, हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी को, और एंटेरियर पिट्यूटरी फिर निगेटिव फीडबैक देगा किसको, हमारे हाइपोथैलेमस को, जिससे क्या हो सकेगा, जीएनआरएच कम होगा। अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम रिलीज होंगे तो ऑफ कोर्स एफएसएच और एलएच का भी लेवल कम हो जाएगा, जिससे उसके भी सिक्रीशंस कम हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग ने डायग्रामेटिक व्यू देख लिया। अब सबसे पहले आता है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है जीएनआरएच, दैट इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इन पल्सेस, पल्सेस मतलब पल्सेशन फॉर्म में सिक्रेट करता है। एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ जीएनआरएच प्लस जो रहता है वो रेगुलेट करता है एफएसएच एंड एलएच रिलीज फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी, मतलब कितना ये रिलीज कर रहा है जीएनआरएच, उसके अकॉर्डिंग एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, वहाँ पे एफएसएच एंड एलएच रिलीज करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है पहले वो क्या रिलीज करता है, एफएसएच। एफएसएच का काम क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। एफएसएच का दोनों काम होता है, एक तो फॉलिकल को डेवलप करना, साथ ही साथ एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना, ताकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकन किया जा सके। वहीं पे एलएच क्या करवाता है, इट इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो एफएसएच एंड एलएच है कहाँ पे जाएंगे, ओवरीज में जाएंगे, जहाँ पे जो फॉलिकल से प्रोड्यूस कर रहा है एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, ओवरीज में। एफएसएच एंड एलएच कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट कर रहा है, जीएनआरएच। तो जीएनआरएच एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है सिक्रेट करता है एफएस एंड एलएच, जो कि वर्क करता है ओवरीज पे। और ओवरीज कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन है उसका काम क्या होता है कि प्रोलिफरेट करता है इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से हमें प्रोलिफरेटिव फेज देखने को मिलता है, दैट इज द सेकेंड फेज देखने को मिलता है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या होता है कि यूटेराइन लाइनिंग जो होती है और थिकन होती है। वहीं पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि वो अगेन क्या करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को और थिकन करता है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। अब ये हो गया नॉर्मल फंक्शन। वहीं पे फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या तो पॉजिटिव। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो ये इनहिबिट करेंगे एफएसएच एंड एलएच ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द साइकिल। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा कब हो रहा है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बना है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ऐसे कंडीशन में हमें एफएसएच की जरूरत नहीं है, एलएच की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों क्या करेंगे, इनहिबिटरी फीडबैक या निगेटिव फीडबैक किसको देंगे, एफएसएच और एलएच को, जिसकी वजह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कम एफएसएच एलएच सिक्रेट करेगा, और उस वो निगेटिव फीडबैक देगा थ्रू द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से जीएनआरएच का अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब जीएनआरएच हार्मोन भी कम सीक्रेट होगा। वहीं पे जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें क्या देखने को मिलता है कि पॉजिटिव फीडबैक में सस्टेन्ड हाई एस्ट्रोजन बिफोर ओव्यूलेशन स्टिमुलेट एलएच सर्ज कॉजेज द ओव्यूलेशन, ठीक है। हाई एस्ट्रोजन लेवल होने की वजह से ओव्यूलेशन के पहले
ओव्यूलेशन के पहले अगर हाई एस्ट्रोजन लेवल हो गया तो मतलब कि एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एंडोमेट्रियम डेवलप हो चुका है तो एलएच मतलब कि वहाँ पे ओव्यूलेशन जरूरी है, तो ऐसे में एलएच सर्ज होता है जिससे क्या हो सके कि वहाँ पे ओव्यूलेशन हो सके। और ओव्यूलेशन के बाद इस ग्राफियन फॉलिकल्स को, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को किस में कन्वर्ट किया जा सके, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो दो तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन द एचपीओ एक्सिस, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड द नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव में अगेन जीएनएस इंक्रीज होगा, उससे एफएसएलएच इंक्रीज होगा और उससे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। वहीं पे नेगेटिव में अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा तो वो एफएसएलएच को इनहिबिट करेंगे और वो जीएनआरएच को इनहिबिट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको क्या क्या याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, कौन से समय किस हार्मोन का सर्ज होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो अगर मान के चलो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन के समय क्या होता है कि जो हमारा एफएसएच है, क्योंकि वहां पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं और यहाँ पे एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में सारे हार्मोन्स क्या है, कम ही देखने को मिलते हैं। प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे कम होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे एंडोमेट्रियम को और ज्यादा तैयार करता है, थिकन करता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या हो रहा है कि हमारा जो एंडोमेट्रियम है सेड ऑफ हो रहा है, इसलिए सबसे कम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखने को मिलता है और अदर जो हार्मोन्स है वो नॉर्मल लेवल पे रहते हैं। वहीं पे ओवुलेटरी फेज के समय हमें सबसे ज्यादा एलएच सर्ज देखने को मिलता है और एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, हमारे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको तैयार कर रहा होता है फॉर द प्रेगनेंसी या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन के लिए। ल्यूटियल फेज में हम लोग ने देखा कि एलएच हार्मोन जो हमारा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हमें ल्यूटियल फेज में क्या देखने को मिलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल में सर्जेस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है विद इन द हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द एचपीओ एक्सिस क्लियर हो गई होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।